हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू द चैनल। सो बच्चों, आज है हमारी इकोनॉमिक्स की क्लास और हम लोग कर रहे हैं यूनिट 1 का जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। आज उसकी लास्ट क्लास है। आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस चैप्टर जो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे उसमें हमें न्यूमेरिकल करने हैं। तो न्यूमेरिकल करने के लिए रजिस्टर और पेन लेके बैठिएगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास से हम लोगों को सिर्फ न्यूमेरिकल्स ही सॉल्व करने हैं। जो इसका थ्योरी पार्ट है वो हम साथ साथ कवर अप करते रहेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास से हमारा जो न्यूमेरिकल का बेस है, जो फर्स्ट क्लास होगी हमारी न्यूमेरिकल की, वो नेक्स्ट क्लास में ही होगी। ठीक है, तो आज हम जो टॉपिक भी करने वाले हैं वो भी हमारा न्यूमेरिकली यूज होने वाला है। इसीलिए मैंने इस वाले टॉपिक को, मैं चाहती ना तो लास्ट क्लास के साथ कंबाइन कर सकती थी, लेकिन मैंने नहीं किया, क्योंकि आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका यूज होने वाला है नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, न्यूमेरिकल्स के अंदर। तो इसलिए मैंने इसको सेपरेट रखा कि आप इसको सेपरेटली देखें, इसको न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करना है। ठीक है, तो चलिए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है नेट इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में। देखो, इसको पढ़ाने से पहले मैं थोड़ा सा टैक्स पढ़ा देती हूँ आपको। टैक्स क्या होता है? टैक्स एक तरीके की ड्यूटी है, एक ऑब्लिगेशन है। हम किसी भी तरीके के गुड या सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं तो उसके ऊपर हमें कुछ अमाउंट ऑफ मनी पे करना होता है गवर्नमेंट को, जिसे हम टैक्स कहते हैं। ठीक है, अब ये टैक्सेस हमारे पास दो तरीके के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। अब डायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं? देखो, डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है वो टैक्स जिसकी लायबिलिटी टू पे और बर्डन टू पे दोनों सेम पर्सन पे होती है। क्या बोला मैंने? डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है? जिसका बर्डन टू पे और लायबिलिटी टू पे दोनों चीजें सेम पर्सन पे हैं। जैसे कि मेरा इनकम टैक्स, मैं अपनी इनकम पे जो टैक्स पे करती हूँ वो मेरी ही लायबिलिटी है और मुझे ही गवर्नमेंट को वो टैक्स डायरेक्टली पे करना है, तो वो मेरा डायरेक्ट टैक्स है। ठीक, तो डायरेक्ट टैक्स जितने भी होते हैं वो किसी भी इंडिविजुअल पर या उनकी इनकम पर या प्रॉपर्टी पर लगाए जाते हैं। बट जो इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं वो ऐसे टैक्सेस होते हैं जिसकी लायबिलिटी टू पे और बर्डन टू पे दो अलग अलग लोगों पर होती है। जैसे कि हम जीएसटी की बात करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये हमारा एक इनडायरेक्ट टैक्स है। अब क्योंकि ये इनडायरेक्ट टैक्स है तो इसकी लायबिलिटी टू पे किसी एक पर्सन की है, बट इसका जो बर्डन है वो किसी दूसरे पर्सन पर शिफ्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये वाला टैक्स इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को पे किया जा रहा है, ये इंपोज किया जाता है गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर। ठीक है, तो अब मैंने आपको बता दिया कि डायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं। अब हमने यहाँ पर क्या पढ़ा? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, यानी कि यहाँ पर हम इनडायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर ही फोकस करेंगे। नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडीज। मैंने आपको इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ा दिया कि क्या होता है, अब सब्सिडीज क्या है। पहले एक बार इनडायरेक्ट टैक्स की फिर भी डेफिनेशन देख लो। Taxes which are imposed by the government on the production and sale of goods and services, यानी कि ऐसे टैक्सेस जो गवर्नमेंट हमारे ऊपर लगा रही है। क्यों लगा रही है? कि या तो हमने प्रोडक्शन किया है या हमने सेल की है किसी भी गुड और सर्विसेज की। ठीक है, अब सब्सिडीज क्या है? देखो, सब्सिडीज होती है छूट, यानी कि एक तरीके का डिस्काउंट जो हमें दिया जा रहा है किसी ना किसी चीज की हेल्प के लिए। इसको इकोनॉमिक असिस्टेंस कहते हैं, क्योंकि ये क्या करता है? पैसों के मामले में हमें बेनिफिट दे रहा है। जैसे कि हमारे घर में एलपीजी सिलेंडर आता है, उसके ऊपर सब्सिडी प्रोवाइड की गई गवर्नमेंट की तरफ से। तो वो सब्सिडी क्यों दी जा रही है? ताकि जितने भी हाउस होल्ड्स हैं उनकी हेल्प की जा सके। अच्छा, जो हमारे फार्मर्स हैं, कई बार उनको जो फर्टिलाइजर प्रोवाइड किया जाता है उसके ऊपर सब्सिडी मिलती है। सब्सिडी मतलब छूट, मार्केट रेट से कम रेट पर उनको वो फर्टिलाइजर अवेलेबल करा दिए जाते हैं। कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट किसी चीज के प्रोडक्शन को एनकरेज करना चाहती है, यानी कि गवर्नमेंट चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा इस कमोडिटी का प्रोडक्शन हो। जैसे कि खादी प्रोडक्ट्स, गवर्नमेंट खादी प्रोडक्ट्स को बहुत ज्यादा एनकरेज करती है, तो इसीलिए जितने भी उसके प्रोड्यूसर्स होते हैं वो उनके लिए जो रॉ मटेरियल उनको चाहिए होता है वो उनको सब्सिडाइज्ड प्राइस पे मिलता है, यानी कि छूट पर मिलता है। तो आप क्या कह सकते हो कि सब्सिडीज क्या है? सब्सिडीज आर द इकोनॉमिक असिस्टेंस गिवन बाय द गवर्नमेंट। देखो, हम टैक्स में देख रहे हैं इट इज इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट, यानी हमारे ऊपर लगा रही है ये टैक्सेस, हमसे पैसा ले रही है। लेकिन सब्सिडीज क्या होता है? एक असिस्टेंस है जहां पर गवर्नमेंट हमको पैसा दे रही है, इनडायरेक्टली पैसा दे रही है।
टू द फर्म्स एंड द हाउसहोल्ड्स विद द मोटिव ऑफ जनरल वेलफेयर। क्यों? क्योंकि वो कोई ना कोई जनरल वेलफेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो एक तरफ पैसा जा रहा है तो दूसरी तरफ से पैसा आ रहा है, तो इन दोनों का डिफरेंस होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। यानी किसी चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं, अब उस चीज के ऊपर हम टैक्स भी पे कर रहे हैं, प्लस हो सकता है कि हमें उसके ऊपर कोई डिस्काउंट भी मिला हो, तो दोनों का जो नेट इफेक्ट है उसे नेट इनडायरेक्ट टैक्स कहा गया। ठीक है, अब देखते हैं फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस क्या होता है। फैक्टर कॉस्ट, इसका नाम ही बता रहा है कि ये क्या है। हम यहाँ पर बहुत पहले से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में पढ़ते आ रहे हैं कि जब भी हम प्रोडक्शन करते हैं तो हमारे ये 4 मेन फैक्टर्स हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो ये जो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ये हमसे कुछ पैसा चार्ज करते हैं, जिसे हम फैक्टर पेमेंट कहते हैं, जो कि होता है क्या, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। ये चारों फैक्टर पेमेंट्स हमारे प्रोडक्शन की कॉस्ट है और इसे ही कहा गया फैक्टर कॉस्ट। क्यों? क्योंकि ये हमसे कौन चार्ज कर रहा है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चार्ज कर रहे हैं। तो दैट मीन्स जब हम फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि किसी भी कमोडिटी को बनाने के लिए कितना पैसा लगा। अब उसके अंदर हमें पहुंचना है मार्केट प्राइस तक। अब मार्केट प्राइस तक पहुंचने के लिए मैं उसमें ऐड करूंगी NIT। अब मार्केट प्राइस तो सबको पता है ना क्या होता है, जिस प्राइस पे मार्केट में सामान बेचा जाएगा। तो वो जो NIT हमने अभी ऊपर पढ़ा वो इसी फैक्टर कॉस्ट पे प्लस होता है। आप देखो कभी भी जैसे आप ब्रेड का पैकेट लेकर आओ, उस ब्रेड के पैकेट में जो लिखा होता है ना MRP के नीचे ब्रैकेट में लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। आप उसमें लिखा है कि आप टैक्स भी पे करो साथ साथ। तो यहाँ पर उस मार्केट प्राइस तक पहुंचने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसमें NIT प्लस किया, तब जाकर उनको मार्केट प्राइस मिला। ठीक है, तो देखो फैक्टर कॉस्ट क्या है, अमाउंट पेड टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर देयर कंट्रीब्यूशन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। यानी कि जो भी वो कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में, वो उनकी फैक्टर कॉस्ट है। मार्केट प्राइस क्या है, वो प्राइस जिस प्राइस पे मार्केट में प्रोडक्ट एक्चुअली में बेचा जाता है। ठीक, बहुत सिंपल डेफिनेशन है, यूज हमें से न्यूमेरिकली करना है, बट फिर भी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, क्योंकि वही वाली बात, कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, रीजन असर्शन किसी भी पॉइंट से बन जाता है। कई बार हम क्या करते हैं ना, छोटे छोटे इजी कॉन्सेप्ट्स को नेग्लेक्ट कर देते हैं, बट वही फिर जब हमें MCQ में दिखता है ना, तब हम सोचते हैं कि यार इसे पढ़ना चाहिए था, हमारे माइंड में कंफ्यूजन आ जाता है कि क्या ये सही है या गलत है। जब हमें एक्चुअल डेफिनेशन पता होती है तो आप इजिली उसको जज कर लेते हो ट्रू और फॉल्स है या नहीं है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट पे, विच इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। बेटा जो आज के 3 कॉन्सेप्ट में आपको पढ़ा रही हूँ ना, पहला मैंने आपको NIT पढ़ाया, दूसरा मैंने आपको पढ़ाया अभी फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस, और तीसरा मैं जो NFIA पढ़ाने जा रही हूँ। ये तीनों ही न्यूमेरिकल का बेस है। अगर आपने ये नहीं पढ़ा तो आपको न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व करने आएंगे फिर, तो इसको पढ़ना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है कि कंपोनेंट क्या होता है। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, देखो हम ना इस चैप्टर में नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम निकालना सीख रहे हैं। डोमेस्टिक इनकम क्या होती है कि हमारी कंट्री कितना पैसा अपनी विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी जो पैसा वो अर्न कर रही है, उसे हम कहेंगे कि वो हमारी डोमेस्टिक इनकम है। बट कुछ पैसा ऐसा भी होता है जो हम बाहर की कंट्री से भी अर्न कर रहे होते हैं। लाइकवाइज कुछ पैसा ऐसा भी है जो हमें बाहर की कंट्री को पे भी करना होता है। अब मुझे जानना है कि नेशनल इनकम कितनी है, तो मुझे कहीं ना कहीं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को कंसिडर करना पड़ता है, ये जानने के लिए कि कितना पैसा हमारी कंट्री से बाहर जा रहा है और कितना पैसा बाहर की कंट्री से हमारे यहाँ पर आ रहा है। ये जो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, ये कई बार अपनी फैक्टर सर्विसेज बाहर वाले देशों को भी देते हैं और बाहर के देशों से उनकी फैक्टर सर्विसेज भी लेते हैं। तो यही चीज हमें बताता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये नेट है, जहां भी आप वर्ड देखोगे ना नेट, कहीं ना कहीं वो किसी 2 चीजों का डिफरेंस होगा। तो ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड किस चीज का डिफरेंस है, ये होता क्या है, पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये ROW जो लिखा हुआ है, ये है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, कि कितनी फैक्टर इनकम हमें बाहर से मिल रही है, एंड फैक्टर इनकम पेड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और कितना पैसा हम बाहर पे कर रहे हैं, उसका डिफरेंस है NFIA, शॉर्ट फॉर्म ध्यान रखना। ठीक है, अभी NFIA का फॉर्मूला क्या बना, फैक्टर इनकम अर्न्ड फ्रॉम अब्रॉड फीफा, और फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड जिसे बोलूंगी फीटा।
फीता, फीता बोल देते हैं ना, फीफा, फीता। तो देखो, अब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब क्या है कि जो पैसा हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स ने अर्न किया, आई होप आप सबको नॉर्मल रेजिडेंट्स पता है कि क्या होते हैं, है ना। तो जो पैसा हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स ने अर्न किया फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, कहां से अर्न किया? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। किस फॉर्म में? वेजेस, सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, डिविडेंड, रिटेन अर्निंग, इन सब चीजों के फॉर्म में। तो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड क्या होगा? यही फैक्टर इनकम जब हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स ने दूसरी कंट्री को पे करे, जब हमने रिसीव किया तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जब हमने पे कर दिया तो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। सिंपल सी बात है। अब यहां पर कॉन्सेप्ट अराइज होता है कि नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड क्या पॉजिटिव हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। जब हमें बाहर से इनकम ज्यादा मिली हो और हमने पे कम किया हो, व्हेन योर फीफा इज ग्रेटर देन योर फीता, तो यहाँ पर एनएफआईए क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। बट व्हेन योर फीफा इज लेस देन फीता, यानी कि आपने पे तो ज्यादा किया है लेकिन रिसीव पैसा कम किया है, तो इन दैट केस योर एनएफआईए विल बी नेगेटिव। और एनएफआईए जीरो कब होगा? जब जितना पे किया उतना ही आपने रिसीव किया, व्हेन योर फीफा इज इक्वल्स टू द फीता। ठीक है, फीटा बोलो, फीता बोलो, किसी भी एक्सेंट में कुछ भी बोल लो, है ना, समझ आना चाहिए। चलो, अब इस एनएफआईए के कुछ कंपोनेंट्स है। ठीक है, 3 कंपोनेंट्स है। कौन कौन से? नेट कॉम्पेंसेशन टू एम्प्लॉइज, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, और नेट रिटेन अर्निंग। देखो, एक सिंपल सी बात बोलूं, ये तो सिर्फ कहानियां हैं जो बना बना के उन्होंने यहाँ पे लिख दी है, कुछ नहीं है। वही फैक्टर इनकम होती है ना, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। देखो, रेंट हमें किससे मिलता है? प्रॉपर्टी से मिलता है ना। और इंटरेस्ट किस पे मिलता है? जब हम कहीं पे पैसा लगाते हैं, कहीं की ऑनरशिप लेते हैं, पैसा लगा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, राइट। प्रॉफिट भी हम किस पे कमाते हैं? भाई, जो हमने पैसा लगाया होगा जिस बिजनेस के अंदर, वहीं से हमारे पास पैसा आ रहा होगा। तो देखो जरा, ये जो नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और एंटरप्रेन्योरशिप है, इसमें आपके सारी वही चीज आ गई, रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड। डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, उसके बाद ये जो हम वेजेस की बात कर रहे हैं, वेजेस के साथ मैं सैलरी भी कह दूं तो भैया ये सैलरी क्या है? हमारा कॉम्पेंसेशन टू एम्प्लॉइज, ये हम एम्प्लॉइज को पे करते हैं। लास्ट में जो हमारा पैसा बच जाता है ना, वो नेट रिटेन अर्निंग हो गई। रिटेन अर्निंग का मतलब क्या है? प्रॉफिट का वो पार्ट जो हमने बचा के रखा हुआ है फ्यूचर के लिए। 11th क्लास में पढ़ चुके हो रिटेन अर्निंग क्या होता है। क्या होता है रिटेन अर्निंग? रिटेन, पैसा बचाना, रिजर्व्स बनाना, सेविंग करना, इज रिटेन अर्निंग। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये तीनों चीजें वही है, बस घुमा फिरा के शब्दों का फेर है और कुछ नहीं है। नेट कंपेंसेशन टू एम्प्लॉइज में क्या आ रहा है? इनकम रिसीव्ड बाय आवर रेजिडेंट्स। हमारे रेजिडेंट जो वहां से इनकम रिसीव कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ सैलरी एंड वेजेस, माइनस कर दो वो पैसा जो हम नॉन रेजिडेंट्स को पे कर रहे हैं। नॉन रेजिडेंट मतलब जो हमारे यहाँ के नहीं है लोग, बाहर की कंट्री के हैं, तो हम उनको सैलरी या वेजेस दे रहे हैं। ठीक है, अगर मैं बोल रही हूँ कि रेजिडेंट ऑफ आर कंट्री, इसका मतलब उन्हें उस कंट्री में रहते रहते 1 साल से कम ही हुआ होगा, इसीलिए वो हमारी कंट्री के रेजिडेंट कहला रहे हैं। ठीक है, सबको क्लियर होगा। उसके बाद नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और एंटरप्रेन्योरशिप क्या है कि जब हमने रिसीव किया रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड। हो सकता है ना कि उन्होंने हमारे यहाँ पर आकर कोई बिल्डिंग रेंट पे ली हो, तो हमें वो रेंट पे करेंगे, तो हम रेंट रिसीव करेंगे। या हमने अगर उनकी कंपनी में जाके इन्वेस्टमेंट कर दिया, उनके शेयर्स खरीद लिए, तो हमें डिविडेंड मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। तो ये हो गई इनकम रिसीव्ड, इनकम रिसीव्ड बाय आवर रेजिडेंट्स फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, तो क्यों मिल रही है ये इनकम? क्योंकि हमारे पास कुछ प्रॉपर्टी राइट्स है, कुछ एंटरप्रेन्योरशिप राइट्स है। लाइकवाइज वो लोग भी तो ये काम हमारे यहाँ पे कर सकते हैं। भाई, हमने उनकी बिल्डिंग रेंट पे ले ली, तो अब हमें वही रेंट उन्हें पे करना पड़ेगा। उन्होंने हमारे शेयर्स खरीद लिए, तो हमें डिविडेंड पे करना पड़ेगा, है ना। तो जो हमने पे किया और जो हमने उनसे रिसीव किया, उसका डिफरेंस है ये। ठीक, उसके बाद नेट रिटेन अर्निंग्स क्या होती है? भाई, हमारे रेजिडेंट ने जो भी पैसा रिटेन करा अब्रॉड, यानी कि रिटेन अर्निंग ऑफ द रेजिडेंट कंपनी लोकेटेड अब्रॉड, यानी कि हमारी कंपनी जो अब्रॉड में सिचुएटेड है, उनकी अर्निंग्स माइनस रिटेन अर्निंग ऑफ नॉन रेजिडेंट्स लोकेटेड विद इन डोमेस्टिक कंट्री। हो सकता है उनकी भी कोई कंपनी हमारे यहाँ पर लोकेटेड हो, उसके अंदर कोई रिटेन अर्निंग्स हो रही हैं, तो उन दोनों का डिफरेंस कहलाता है नेट रिटेन अर्निंग। सिंपल सी बात है, जितना पैसा रिसीव किया माइनस जितना पैसा पे किया, उन दोनों का डिफरेंस है ये। ठीक, तो भाई,
तो रिटेन अर्निंग का एक फॉर्मूला भी लिखा है मैंने यहाँ पे। प्रॉफिट में से जब कॉर्पोरेट टैक्स माइनस हो जाते हैं, जब डिविडेंड्स माइनस हो जाते हैं, तो बचा हुआ जो पैसा है आपका, जो सेविंग्स है, वो रिटेन अर्निंग है। ठीक है, तो इसी के साथ ही चैप्टर खत्म होता है। बहुत ज्यादा कुछ नहीं पढ़ाना था मुझे आज, और आज से न्यूमेरिकल मैं नहीं स्टार्ट कर रही हूँ। बिल्कुल नेक्स्ट क्लास है वो बिल्कुल हमारी न्यूमेरिकल की होने वाली है, कोई थ्योरी नहीं है वहाँ पे। और बिल्कुल अटेंड करना आप उस क्लास को, क्योंकि बहुत जरूरी है अगर आपको आगे के नेशनल इनकम के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो बेसिक क्लास है आपकी, मतलब बेस बनेगा आपको वहां से। लेकिन उससे पहले ये जो 3 कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाए हैं इसको माइंड में रखिएगा, क्योंकि ये मैं वहां पे जब बोलूंगी तो आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए कि मैं क्या कह रही हूँ। ठीक है बच्चे, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।